4x7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता। माघ मेला 2026 का आगाज हो चुका है और इसको लेकर पुलिस प्रशासन आज भूमि पूजन का कार्यक्रम करने जा रहा है। मेले की तैयारी कैसी होगी, इस बार क्या विशेष होगा, इसको लेकर सहायक उपायुक्त माघ मेला विजय आनंद जी से खास बातचीत। प्रयागराज के महाकुंभ के बाद अब माघ मेला 2026 का आगाज हो चुका है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार इस महाकुंभ के बाद अब इस माघ मेले को महाकुंभ का ही दूसरा हिस्सा मानते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसकी सुरक्षा को लेकर भी पुलिस विभाग पूरी तरीके से तत्पर हो चुका है। इस माघ मेले में अगर ये कहा जाए तो 5000 से ज्यादा सिपाही और अन्य अधिकारी यहाँ मौजूद होंगे। इसके अलावा इस पूरे मेले के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसीज की काफी संख्या होगी। माघ मेले के बाद 2031 की तैयारियों को देखते हुए इन माघ मेले का बहुत अधिक अधिकार क्षेत्र बढ़ जाता है। आइए मेरे साथ इस समय माघ मेला के 2IC श्री विजय आनंद जी हमारे साथ में है और हम उनसे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होना। सर, इस बार माघ मेले की जो तैयारियां हैं, इन तैयारियों में से किस तरह की तैयारियां होंगी, क्या क्या कितना फोर्स डिप्लॉय होगा, कितने थाने बनाए जाएंगे? आज माघ मेला का शुरुआत हो जाएगा। आज भूमि पूजन का कार्यक्रम इसमें हमारे सभी बड़े आज विधि विधान के साथ और उसी के साथ पुलिस लाइन का निर्माण शुरू हो गया। इस बार की माघ मेला में संभावना है कि 20 से 25% क्षेत्र बढ़ाने की बात आ रही है और उसी हिसाब से हम लोग अनुमानित कर रहे हैं कि इस बार धीरे धीरे अन्य माघ मेला इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है, पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है और हम लोगों ने जो प्रस्ताव बनाया है इस बार लगभग 17 थाने और 40 पुलिस चौकियाँ बना रहे हैं, क्योंकि इस बार सीतापुर की संख्या भी बढ़ रही है, सेक्टर भी बढ़ रहे हैं। तो उसके दृष्टिगत हम लोगों ने पूरा मांग पत्र भेजा है और हमें वो हमें आवंटित होगा और इस बार का माघ मेला अच्छे से सर, जिस तरीके से महाकुंभ के दौरान ये देखा गया कि ट्रैफिक व्यवस्था पे थोड़ी बहुत लोगों के बीच में कॉम्प्लिकेट देखने को मिला, कई जगह पर ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी बदली हुई दिखी। तो इस बार क्या एक रणनीति अपनाई जाएगी ताकि मेला क्षेत्र और उसके बाहर सब सारे एरियाज में ट्रैफिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाई जा सके? अगर बात करें सुरक्षा की, जो सबसे बड़ा अहम बिंदु है, सुरक्षा के दृष्टिगत इस बार माघ मेले में सामान्य फोर्स के साथ और किस तरह की एक नंबर है ये, गाड़ी आ रहा, टैक्सी आ रहा, सभी चीज़ें जो है रास्ता सब तैयारी और ताकि हम सुरक्षा के साथ जो माघ मेले का नंबर है ये थे हमारे साथ 2IC विजय आनंद जी का साफ कहना है कि इस बार का माघ मेला न केवल एक आइकॉनिक माघ मेला होगा, बल्कि यह आगे चलकर पूरी तरीके से एक ऐसा व्यवस्थित माघ मेले का स्वरूप बनेगा जो कि अर्धकुंभ 2031 के लिए रोल मॉडल बनेगा। सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद है और किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना को न होने दे, इसके लिए वो शुरू से ही कार्यरत हो चुकी है। अब ऐसे में भारतीय पुलिस प्रशासन, खासतौर से उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ के जो परिदृश्य में ये माघ मेले का आयोजन होंगे, इसमें कितना चाक चौबंद रह पाएंगे
ये अब मेला के समय बताया जाएगा। तब तक के लिए मैं इंद्रजीत बैनर्जी, टुडे। प्रयागराज में होगा साहित्यिक पार्क का निर्माण। 96 करोड़ रुपए कोबलगत से बनेगा पार्क। पार्क का आकर्षण होगा प्रयागराज के साहित्यकारों की मूर्ति। पार्क में बनेगा ऑडिटोरियम, फूड कोर्ट सहित कई अन्य आकर्षण के केंद्र। ऑडिटोरियम में होंगे साहित्य सम्मेलन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रयागराज के प्रसिद्ध साहित्यकार और कवियों की लगेंगे मूर्तियां और उनके अवतरण और मृत्यु दिवस के रंगारंग कार्यक्रम। पार्क में बने लाइब्रेरी में प्रयागराज एवं देश के प्रसिद्ध साहित्यकारों की पुस्तक रखे जाएंगे। मेयर साहब, आज एक साहित्य पार्क का आपने यहाँ पे भूमि पूजन किया है। इस पार्क का मूल उद्देश्य क्या है? इसमें किस तरीके का आधारशिला होगी और इसमें क्या क्या बनेगा? देखिए, प्रयागराज तीर्थराज है, धर्म और अध्यात्म का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है। इसी के साथ साथ ये साहित्य का भी तीर्थ है। देश के साहित्य के विकास में प्रयागराज के मूर्धन्य साहित्यकारों की बड़ी भूमिका है। निराला जी, पंत जी, महादेवी वर्मा जी, हरिवंश राय बच्चन जी और जगदीश गुप्त जी, राम कुमार वर्मा जी, ऐसे अनेक मूर्धन्य साहित्यकारों ने भारत के साहित्य को गढ़ने का काम किया है। उन ऐसे सभी मूर्धन्य साहित्यकारों की स्मृति में नगर निगम प्रयागराज के द्वारा इस साहित्य तीर्थ का आज से निर्माण प्रारंभ होगा। इसमें सभी मूर्धन्य साहित्यकारों की प्रतिमाएं, रचनाएं, कन्वेंशन सेंटर, ओपन थिएटर, उनकी जीवनी, उनका कृतित्व और समय समय पर साहित्य के विकास की चर्चा इस साहित्य तीर्थ के माध्यम से होगी और निश्चित रूप से पूरे विश्व को यह साहित्य तीर्थ अपनी ओर आकर्षित करेगा। ऐसी सारी आधुनिक सुविधाएं इस साहित्य तीर्थ में हम लोग बनाने जा रहे हैं और मूल उद्देश्य ये है कि जो नए रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर साहित्य की वो साधना कर सके। तो ये साधना की भी स्थली है अरैल, तो यहीं पर साहित्य तीर्थ बना करके तमाम ऐसे नवागंतुक जो साहित्यकार हैं उनको एक प्रेरणा का स्थल प्राप्त होगा। प्रयागराज के जो हमारे साहित्य प्रेमी हैं उनको भी एक अवसर उपलब्ध होगा। दुनिया भर के साहित्य के विकास की चर्चा इस साहित्य तीर्थ में होगी। उसी निमित्त इस साहित्य तीर्थ की स्थापना की जा रही है। इसमें कितनी लागत होगी? देखिए, अभी 12 करोड़ रुपए की लागत से यह बन रहा है। इसमें महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा आप देख रहे हैं लग चुकी है। बाकी का काम आज से प्रारंभ हो रहा है। इसमें जितने मूर्धन्य साहित्यकार उनकी प्रतिमाएं लगेंगी, एक मुख्य द्वार रहेगा, फिर पुस्तक की आकृति का एक स्टेचू रहेगी और उसमें कन्वेंशन सेंटर भी रहेगा, ओपन थिएटर भी रहेगा, ताकि अनेक साहित्यिक संवाद उस ओपन थिएटर और कन्वेंशन सेंटर पे हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था की। पीलीभीत जनपद में एनीमिया मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ पीलीभीत जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की अगुवाई में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आलोक शर्मा के द्वारा विकास खंड ललौली खेड़ा क्षेत्र के ग्राम अड़ासेह में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में फीता काटकर प्रारंभ कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आलोक शर्मा के द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उपस्थित किशोरियों को एनीमिया बीमारी से लड़ने वाली गोली का वितरण किया गया तथा उन्हें अपने हाथों से ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी आलोक शर्मा ने खिलाया। मौके पर उपस्थित CHO सीमा ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आने वाले मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं और दवाइयों के बारे में जानकारी। हमको पता है कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं। हमारी खुराक में कई बार बहुत सारी चीजों की कमी रह जाती है। ये खासतौर से हमारी जो बेटियां हैं उनमें अक्सर देखा गया है कि खून की कमी के लक्षण मिलते हैं। तो उसको दूर करने के लिए भारत सरकार का कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश सरकार का अनीमिया मुक्त भारत, जिसके अंतर्गत स्कूलों में और आंगनवाड़ी केंद्रों पे आयरन की गोली खिलाई जाती है। हमारे जिलाधिकारी महोदय ने उससे और एक कदम आगे बढ़ते हुए हमें निर्देशित किया कि ये गोली स्वयं अपने हाथ से खिलवाई जाए बच्चों को कैंप लगा के। तो उसी श्रृंखला में आज से शुरुआत की गई है। आपके इस गांव से जो अभी आप लोगों ने देखा, सभी बेटियों को बुला बुला के अपने हाथ से एक एक गोली खिलाई गई है। फिर ये अगले हफ्ते खिलाई जाएगी, उसके अगले हफ्ते, ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। और इन बेटियों को बुला बुला के हमारा स्टाफ जो है, इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और जो मनरेगा की बहनजियां हैं, हमारी ANM हैं, CHO हैं, संगनी हैं, ये सब लोग सहयोग करेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी, जैसा आपने देखा, प्रधान जी स्वयं मौजूद थे
और सभी इतने लोग आए हुए हैं, ये जन सहभागिता, ये आदरणीय जिलाधिकारी जी के निर्देशन पे ये जो जन सहभागिता करते हुए हमने इस अभियान को चलाया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें। इससे ये एक हमारा कार्यक्रम नहीं, ये जनता का कार्यक्रम बन गया, ये गांव का कार्यक्रम बन गया है और अब इसकी सफलता में किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं रह जाता। धन्यवाद। ये गोली यहाँ विद्यालय में ही खिलाई जाएगी या नहीं, ये ऐसा है, अभी तो कोशिश ये करी जाएगी कि इन्हें यहाँ बुला के दी जाए, उसके अलावा स्कूल में, आंगनवाड़ी केंद्र पे, और अगर फिर भी कोई बच्चा रहता है तो उसे ढूंढ के उसको भी खिलाएंगे। एक बच्चे को कितनी खुराक देनी है, कितनी बार खिलानी है? देखिए ऐसा है, ये इन बेटियों को हफ्ते में एक खुराक देनी है। खबर चंदौली से, जहां पर अवैध असलहा फैक्ट्री का बलुआ पुलिस ने किया खुलासा। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से 3 तमंचा, कई अर्ध निर्मित तमंचा, कारतूस, खोखा बरामद हुआ है। अवैध फैक्ट्री से तमंचा बनाने के भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। फैक्ट्री संचालक संजय शर्मा और फिर संजू को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। आरोपी 3 से 4 हजार में बेचता था तमंचा। घर में आरोपी चला रहा था फैक्ट्री। असलहा सप्लाई के खेल में 2 चंदौली, 1 गाजीपुर, 1 वाराणसी सहित 5 लोग शामिल। 2022 में मुगलसराय कोतवाली के साहूपुरी में अवैध असलहा फैक्ट्री संचालित करते आरोपी हुआ था गिरफ्तार। बिहार चुनाव के मद्देनजर अवैध असलहों की सप्लाई एंगल से भी हो रही है जांच। क्या है? देखिए, बलुआ थाना पुलिस द्वारा कल शाम को एक सूचना मिली थी, जिसके आधार पे बलुआ पुलिस ने एक घर के अंदर दबिश दी थी और उस दबिश के दौरान वहाँ पे भारी मात्रा में जो शस्त्र हैं उनके निर्माण का काम चल रहा था। भारी मात्रा में वहाँ पे कुछ उपकरण भी बरामद हुए हैं, वहाँ पे कुछ निर्मित और अर्धनिर्मित शस्त्र भी बरामद हुए हैं। ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री की जानकारी जो बलुआ पुलिस द्वारा जो वर्क किया गया है, इस क्रम में एक व्यक्ति है संजय शर्मा, उसकी गिरफ्तारी वहाँ मौके पे हुई है और इनसे जब पूछताछ की गई है तो 5 व्यक्तियों का और नाम सामने आया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने टीम बना दी है। इससे जब आपराधिक इतिहास इसका पूछा गया, जब जानकारी की गई, तो इसके खिलाफ 2019 में 2022 में ऑलरेडी इसके खिलाफ मुकदमे हैं और इन्हीं गंभीर धाराओं में ये व्यक्ति जेल गया था और छूटने के बाद इसने फिर से ये काम शुरू कर दिया था। जो मौके पे बरामदगी हुई है वो है 3 तमंचे, जिसमें 2 निर्मित थे, 1 अर्धनिर्मित था। 2 खोखे बरामद हुए हैं 315 बोर के और 1 खोखा 12 बोर का हुआ है। इसके साथ ही साथ जो भारी मात्रा में बरामदगियां हुई हैं उसमें 10 इंजेक्टर हैं लोहे के, 9 ट्रिगर लोहे के, 3 नाल हुई हैं, 4 नाल घिसकर बनाई गई थी। साथ ही साथ कुछ हैमर हुए हैं, ड्रिलिंग मशीन बरामद हुई है, कुछ आरी मशीन बरामद हुई है और भारी मात्रा में उपकरण बरामद करने के बाद सीज सबको किया गया है, प्रॉपर वीडियोग्राफी हुई है और इसमें इस व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करके इसको जेल भेजा जा रहा है। जानकारी के हिसाब से ये व्यक्ति 3 से 3.5 हजार के रुपए में एक तमंचा बेचता था और इसको 2 से 3 दिन के अंदर एक तमंचा बनाने की बात बता रहा है। बाकी और भी पूछताछ इससे की गई है और अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। ये बात सामने आ रही है, कल बिहार में मतदान है, इसको लेकर भी इसको ऑर्डर मिला था? नहीं, ये वाली बात सामने बहुत क्लियर नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि इनका कहना है कुछ जो सप्लाई इन्होंने की है वो बनारस की साइड में, चंदौली की साइड में और कुछ बिहार क्योंकि सीमावर्ती जिला है उस साइड भी की गई है। ये बात जरूर प्रकाश में आई। एक चीज और सामने बात आई है, 2022 में मुगलसराय कोतवाली में, साहूपुरी में इसी तरह असला फैक्ट्री संचालित करते पकड़ा गया, तो पुलिस के लिए कितनी बड़ी सफलता है ये? देखिए, ऑलरेडी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ जनरेशन में अभी हाल फिलहाल में लोगों को तमंचा रखने का काफी शौक ये भी रहता है, तो इसी क्रम में पुलिस द्वारा ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है कि जो सप्लाई जो है, हम लोग बहुत बार किसी आदमी से एक तमंचा तो बरामद कर ले जाते हैं, लेकिन सप्लाई पे जो काम किया है कि कहाँ से बन रहा है, ये बहुत ही अच्छा काम है और इसके लिए बलुआ पुलिस को 20,000 का इनाम भी घोषित किया जाता है। खोखा आदि सब आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, इसके संबंध में क्या जानकारी? ये जितने भी लोग हैं, आपको बताया 5 लोगों को हमने और इनके नाम बढ़ाए हैं और इनके खिलाफ हम लोग संबंधित धारा 111 BNSS के अंदर भी एक धारा है जिसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेके हम वो भी बढ़ाएंगे ताकि इन अपराधियों की जो संपत्ति भी है उसको भी कुर्क किया जा सके। डीएपी खाद की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जाहिर की नाराजगी। किसानों का
सम्मान, अमेठी का अभिमान। केंद्रों पर डीएपी खाद न उपलब्ध होने के चलते किसानों की बड़ी समस्या है। गेहूं की बुआई के दौरान किसानों को समय पर डीएपी खाद उपलब्ध न होने के चलते किसानों की शिकायतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस यूथ जिलाध्यक्ष ने कहा कि खेतों में बुआई का समय चल रहा है, लेकिन खाद की कमी से किसान परेशान हैं। किसानों की मांग पर आज कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से डीएपी खाद की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जिले में सभी सहकारी समितियों पर खाद की आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित की जाए, जिसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। पूरा मामला ये है कि पूरे अमेठी लोकसभा में लगातार किसान बेदर भटक रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगाते हैं खाद सेंटरों पे और उन्हें वापस निराशा लेकर वापस चले जाते हैं। साइकिल से कोई आता है, कोई पैदल आता है। किसान के खेती का समय है, रबी फसल सर पर है, लगातार किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, तब भी किसान की मांग पूरा नहीं किया गया। अमेठी में खाद की बहुत ज़्यादा आपूर्ति है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहे हैं। आपको एग्जाम्पल में बता दूं कि ये अभी कंपोजिट दारू सेंटर खोले हैं, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे मिलेंगे, इनके दारू की कमी कभी नहीं होगी। ये हर 1 किलोमीटर पे दारू का सेंटर खुल गया है, लेकिन किसानों के खाद के लिए सेंटर वही है पुराने। अभी तक किसानों को लाइन लगाने पड़ते हैं। इनके दिखावे हैं इस सरकार में, अभी तक किसानों की कोई मांग नहीं पूरा गया। किसान बहुत परेशान है। आज किसानों की मांग लेकर हम सब राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, डीएम अमेठी डीएम के माध्यम से। तो कब दिया गया प्रशासन द्वारा आपको? अभी यहाँ के एसडीएम साहब ने हमें बताया कि आपकी मांग मैं राज्यपाल तक पहुँचाऊंगा, और हम सब भी एक निवेदन किया कि अगर मेरी मांग नहीं पूरा किया गया, किसानों की मांग नहीं पूरा किया गया, तो अमेठी यूथ कांग्रेस हर मोड़ पर किसानों के साथ संघर्ष के लिए हर मोड़ पर खड़ा है। चाहे लड़ाई लड़ना पड़े, चाहे उनके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हर मोड़ पे हम सब तैयार हैं। थैंक यू सर। खबर प्रयागराज से, जहां पर संगम तट पर जनवरी 2026 में लगने वाले माघ मेले को लेकर पुलिस विभाग ने किया भूमि पूजन। शिविर स्थापना और माघ मेले के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना को लेकर किया गया भूमि पूजन। त्रिवेणी मार्च पर पुलिस लाइन की स्थापना के लिए पुलिस कमिश्नर योगेंद्र कुमार और अन्य अधिकारियों ने किया भूमि पूजन। श्रीमद बाघमरी गद्दी के पीठाधीश्वर महंत बलवीर गिरी ने भी किया पूजन। भूमि पूजन के साथ पुलिस महकमे की माघ मेले को लेकर तैयारियां आज से विधिवत शुरू हो जाएगी। माघ मेले में 17 थाने, 40 पुलिस चौकियां बनाए जाएंगे, 17 फायर स्टेशन भी बनाए जाएंगे। मेले की सुरक्षा में 5000 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। यूपी एटीएस व अन्य सुरक्षा एजेंसियां और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी तैनात रहेंगी। 15% पुलिस बल भी अब माघ मेला क्षेत्र में तैनात हो जाएंगे। माघ मकर गति रब जब हुई, तीरथ पतंगाव सब कोई, देव धनुज की नर नर श्रेणी, सादर मजय सकल त्रिवेणी। उस माघ माह के बारे में हम क्या कल्पनाएं कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की ये परंपरा है कि हर वर्ष यहाँ माघ में हमें यहाँ कल्पवास मनाया जाता है। जिस माघ माह के लिए देवता, धनुज, किन्नर, नर श्रेणी इत्यादि सभी प्रयागराज में आकर यहाँ 1 महीना साधना करते हैं। उन्हीं साधनाओं के बीच यहाँ न जाने कितने प्रकार के ऋषि मनीषी आएंगे। हमारे यहाँ इस बार भी माघ माह 13 से जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक लग रहा है। इस बीच में मकर संक्रांति है, बसंत पंचमी है, मौनी अमावस्या जैसे महातीर्थ महामहोत्सव आते हैं, बीच में उत्सव आते हैं। उन सभी का संयोग इस वर्ष भी बन रहा है। हम सभी का आज के दिन विशेषकर यह रहा कि जो प्रशासन का यहाँ ध्वज स्थापित हो गया, जैसे महात्माओं के ध्वज स्थापित हो जाए, जैसे प्रशासन का ध्वज स्थापित हो गया कि आज से प्रयागराज की धरा पर इस कुंभ क्षेत्र में आज से जो कार्य प्रगति पर शुरू होने लग जाएंगे, ताकि कुछ समय के बाद जो भी अतिथि यहाँ आएंगे उनके लिए व्यवस्था सुचारू रूप से हो सकेगी। उसके लिए सबसे पहले यहाँ प्रशासन के द्वारा माँ भगवती त्रिवेणी तीर्थराज प्रयाग द्वादश माधव श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की गई है कि हमारा जो कार्य हो वो सकुशल मंगलमय हो। इन प्रार्थनाओं के साथ आज भगवती से प्रार्थना की कि आज यहाँ पर भूमि पूजन और ध्वज पूजन किया गया है। माघ मेला जो 2025 और 26 है उसको लेकर क्या तैयारी जो है पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर की जा रही है, और इस बार कितने थाने बनेंगे, कितनी चौकियां बनेंगी, फायर स्टेशन बनेंगे, और किस तरह से पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, कितने पुलिसकर्मी तैनात होंगे? आज माघ मेला 2025 का शुभारंभ के लिए हम लोगों ने यहाँ पे भूमि पूजन किया है पुलिस विभाग की तरफ से, और इस समय जो हमारी तैयारियां शुरू हो गई है माघ मेला की, पुलिस विभाग की तरफ से आज से शुरू हो गई है। आज भूमि पूजन था, और इसके उपरांत इस बार जो है 17 पुलिस थाने बनाए जाएंगे इस बार, और 40 पुलिस चौकियां बनाई जाएगी। इस बार एटीएस और अन्य जो एजेंसियां हैं, बीडीडीएस टीम से हमारी, और जितनी भी टीम्स पुलिस विभाग की होती है वो
सब लगेगी, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और पिछली बार के माघ मेलों की अपेक्षा इस बार संभावना है कि भीड़ ज्यादा होगी। इसके दृष्टिगत हम लोग अधिक संसाधनों की और अधिक पुलिस बल की व्यवस्था कर रहे हैं और इसका जो है पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए और ये त्रिवेणी धाम पर हम लोग माघ मेला 2025 की भव्य शुभारंभ अब आज शुरू कर दिया गया। महाकुंभ में एआई का बेहतर प्रयोग किया गया था, इस बार किस तरह से माघ मेले में हम लोग माघ मेले में जो पिछली साल कुंभ मेले में जो तैयारियां और जो नए एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं उन सबको हम लोग प्रयोग इस बार भी लेंगे ताकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो सके। ट्रैफिक प्लान को लेकर क्या तैयारी की गई है, खासतौर पे जो पर्व के दिनों में भीड़ बहुत आती है? ट्रैफिक को लेकर के हम लोगों ने ट्रैफिक की जो हमारी पार्किंग है वो चिन्हित कर ली गई है। इस बार थोड़ी पार्किंग ज्यादा बनाएंगे हम लोग और भीड़ को सही तरीके से संभालने के लिए पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस की भी ड्यूटियां लगाई जाए। स्नान घाट की बात की जाए तो स्नान घाट कितने बनाए गए हैं? अभी इस बारे में हम आपको अभी प्रेस नोट जारी करके बता देंगे। इसके अलावा बात करें जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात होते हैं वो यहाँ आने वाले, चूंकि यहाँ पर ड्यूटी अलग प्रकृति की होती है, उनके सदव्यवहार हो, अच्छा व्यवहार करें लोगों को। पहले भी जैसा कि आपको जानकारी है, इस तरह की पहले भी आपको जैसी जानकारी है कि कुंभ मेले में भी और पिछले कुंभ मेले में भी और बीच में माघ मेले में भी इसी तरीके के पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और उनको सही ट्रेनिंग दी गई है और ट्रेनिंग इस तरीके की दी गई है कि वो सदव्यवहार करे और पब्लिक के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए उनको धार्मिक स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत अच्छी तरह से दर्शन करा सके। इस तरीके की भूमिका में इस बार भी पुलिस रहेगी। क्या कुछ ऐसे पुलिसकर्मी को भी शामिल किया गया जो पहले मेला ड्यूटी कर चुके हैं? इस तरह के कुछ पुलिसकर्मी हम लोग ड्यूटी में मांगे हैं नाम हम लोगों ने, तो वो पुलिसकर्मी अवश्य आएंगे जो पहले भी माघ मेले और कुंभ मेले में जिनको एक्सपीरियंस है और अनुभव है उनके अनुभव का लाभ उठाएंगे। नोडल अधिकारी भी आपकी ओर से? नोडल अधिकारी हमारे नीरज पांडे नियुक्त कर दिए गए हैं। उन्होंने पहले भी माघ मेला भी कराया है, कुंभ मेला भी कराया है और हमारे सहायक नोडल अधिकारी जो है श्री विजय आनंद है जो एडीसीपी हैं और उसके एक अधीनस्थ और भी है एसीपी रैंक के जो जोशी के एसीपी है विमल कुमार मिश्रा और नीरज पांडे जो है डीसीपी हैं और ओवरऑल माघ मेला के इंचार्ज रहेंगे। खबर प्रयागराज से, जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में नवंबर के माह में यातायात निरीक्षण अभियान का आगाज किया जाता है। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चले इस 1 महीने के अभियान में उत्तर प्रदेश यातायात पुलिस द्वारा बिना हेलमेट, रॉन्ग साइड से चलने वाले 2 पहिया वाहनों, बिना कागज और वैध दस्तावेजों के चलते वाले वाहनों एवं ओवरलोड बड़ी और छोटी कमर्शियल व्हीकल्स के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। इस अभियान के तहत न केवल यातायात माह के अनुरूप नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं, बल्कि इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चालान काटने की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाती है। इसी के तहत प्रयागराज में एक बृहद कार्यक्रम के तहत यातायात महत्व पालन कराया जा रहा है, जिसके चलते प्रयागराज पुलिस कमिश्नर योगेंद्र कुमार ने ट्रैफिक पुलिस लाइन से इस माह की शुरुआत की। लगभग यातायात माह के पहले सप्ताह में ही 5000 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं तथा 300 से ज्यादा गाड़ियों को नियमों के उल्लंघन करने के कारण सीज करने की कवायद भी की गई। एसपी दीपक भुक्कड़ की पुलिस ने बड़ी तस्करी गैंग का भंडाफोड़ किया है। 2 करोड़ से अधिक नकदी व 1 करोड़ का गांजा व स्मैक मानिकपुर पुलिस ने बरामद किया है। गिरोह की सरगना टीना मिश्रा समेत 5 तस्करों को मनिकपुर पुलिस ने किया है गिरफ्तार। जेल में बंद माफिया राजेश मिश्रा चला रहा था बड़ी तस्करी गैंग। एसएसपी पश्चिम ब्रिजनंदन राय, सीओ कुंडा अमरनाथ गुप्ता के निर्देशन में महानीपुर कोतवाली नरेंद्र सिंह ने छापेमारी कर माफियाओं के काले कारनामों का किया खुलासा। माफिया राजेश व उनकी पत्नी रीना के पूर्व में 3 करोड़ से अधिक अचल संपत्ति हो चुकी है। देखिए, मानिकपुर जो पुलिस टीम है उसको सीओ कुंडा जो है उस टीम को लीड कर रहे थे और उनके द्वारा मानिकपुर में एक राजेश मिश्रा जो ड्रग माफिया है और वो अभी जेल में निरुद्ध है, तो उसके घर पे ये दबिश दी गई थी और उसमें भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स जो है वो मिली है। जो वहां पे कैश जो बरामद हुआ है उसमें 2,01,55,345 नगद जो कैश है वो मिला है। वो डिफरेंट डिनोमिनेशन में है, उसमें 500, 100, 200, 50, 20 और 10 इनके नोट्स जो है वो बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ वहीं से लगभग 6 किलोग्राम गांजा और 577 ग्राम जो स्मैक है वो मिली है, 570 ग्राम। ये जो ड्रग है इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के नगद और जो हमारी ड्रग मिली है उसकी लगभग 3 करोड़ के आसपास की कीमत का जो सामान जो है वो वहां पे बरामद हुआ है। इसमें हमने 5 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजेश मिश्रा जो है उसकी पत्नी, उसका एक लड़का और एक उसकी लड़की, वो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें रीना मिश्रा, विनायक मिश्रा और कोमल मिश्रा।
उसके अलावा यश मिश्रा और अजीत कुमार मिश्रा जो इनके पटीदार हैं, उन दोनों को भी वहीं से गिरफ्तार किया गया है और